नमस्कार, देवभूमि दिन भर देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हिमालय पुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा की 104वीं जयंती मंगलवार को अल्मोड़ा में धूमधाम से मनाई गई। एचएन बहुगुणा स्टेडियम अल्मोड़ा में हुए आयोजन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत प्रदेश के कई कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की और इस मौके पर सीएम धामी ने हेमवती नंदन बहुगुणा को याद किया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय बहुगुणा बहुआयामी सोच के धनी थे। पहाड़ के प्रति उनकी सोच के चलते उनको हिमालय पुत्र कहा गया। हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने अनेकों उत्कृष्ट कार्य और जब हमारा एकीकृत रूप से उत्तर प्रदेश था, विभाजित रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में और केंद्र के मंत्री के रूप में उन्होंने अनेकों कामों को दिया था। आज उनकी जन्म जयंती है। इस अवसर पर हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और जो उन्होंने एक लंबा कालखंड जो जन सेवा में लगाया, निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए कहीं न कहीं उनके किए हुए काम निकट भविष्य में अनुकरणीय हैं। उन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और उनको हम आज की जयंती के अवसर पर उनको नमन करते हैं कि उन्होंने हमेशा एक नया आयाम राजनीति के क्षेत्र में स्थापित किया। हम सब लोगों के लिए आदर। वहीं अल्मोड़ा को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 260 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा में कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें अल्मोड़ा नगर की ड्रेनेज सिस्टम, पार्किंग, पर्यटन की विकास योजनाओं के साथ अनेक योजना शामिल है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार लगातार प्रदेश के हर जनपद में विकास कार्य कर रही है और सरकार प्रदेश में हर प्रकार का विकास करने के लिए संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। 256 करोड़ की योजनाओं का 63 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, जिसमें पार्किंग से लेकर सड़क अवस्थापना और मुख्य रूप से अल्मोड़ा का ड्रेनेज प्लान भी आज इसमें सम्मिलित है। और इन सभी योजनाओं के जिन योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ है, उन योजनाओं से निश्चित रूप से पूरे अल्मोड़ा जनपद को विभिन्न आयाम विकास के प्राप्त होंगे। और हमारा स्पष्ट रूप से ये संकल्प है कि प्रदेश का हर स्थान विकास की मुख्य धारा में। वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में प्रदूषण की बढ़ती हुई मात्रा को देखते हुए शराब के टेट्रा पैक की बिक्री पर रोक लगाए हैं। आपको बता दें कि शराब के टेट्रा पैक की बिक्री पर अब रोक लगा दिया गया है। जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की और मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने शराब की टेट्रा पैक की बिक्री पर लगी रोक हटाते हुए जनहित याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि सरकार कोई ऐसा प्लान लाए जो भी उत्पाद टेट्रा पैक की श्रेणी में बिकते हैं, उन पर भी बारकोड लगाने और उनके रैपरों को बिक्री के बाद विक्रेता तक वापस लेने की नीति पर विचार करें। इस संबंध में एक शपथ पत्र पूर्व में दायर जितेंद्र यादव की जनहित याचिका में पेश करे। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि नागरिक अपने नैतिक जिम्मेदारियों का वहन नहीं कर रहे हैं और इसीलिए कोर्ट का कर्तव्य है कि उनको अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से अवगत कराया जाए। वहीं मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा देहरादून के मास्टर प्लान 2041 के संबंध में आम जनता से मांगी गई आपत्तियों और सुझावों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने एमडीडीए की कार्यप्रणाली को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विज्ञापन के माध्यम से एमडीडीए ने जनता से अपेक्षा की है कि एमडीडीए के प्रस्तावित देहरादून मास्टर प्लान 2041 के संबंध में सुझाव और आपत्तियां प्रस्तुत करें। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि एमडीडीए नक्शे पर मुहर लगाकर फीस वसूलने वाली एजेंसी के रूप में रही है। दूसरा, प्राधिकरण की दूरदर्शिता और खराब योजनाओं के चलते देहरादून का बेतरतीब विकास आज देहरादून के खस्ता हाल होने का बड़ा कारण है। 1 अप्रैल को 2023 को
एक विज्ञापन निकाला विभिन्न समाचार पत्रों में, जिसमें उन्होंने देहरादून की जनता से कहा कि 2041 मास्टर प्लान देहरादून, इसके लिए लोग अपने सुझाव और आपत्तियां दें। बड़ा आश्चर्य की बात है कि आप इतना लंबा चौड़ा आपने 2041 का मास्टर प्लान प्रस्तावित किया है और उसके लिए आप एक विज्ञप्ति देकर के इतिश्री कर रहे हैं। आपने देहरादून के अंदर किसी प्रकार से लोगों से इंटरेक्शन करने की कोशिश नहीं करी। 1 अप्रैल तो जो आवासीय कॉलोनी है, आवासीय कॉलोनी में मिश्रित जो भू उपयोग प्रसाद किया गया उसको लेकर के कुछ उनकी बातें थी जिन्होंने बताई हैं। दूसरा एक ईमेल आईडी की बात की थी कि ईमेल आईडी हो उस पर हम लोग अपने आपत्तियां सुझाव दे सकें। हमने ऑलरेडी जो हमारा नोटिफिकेशन है उसमें दिया हुआ है। तीसरा समय के वृद्धि की बात कर रहे थे कि समय क्रम है उसको बढ़ा दिया जाए। तो जो वही मंगलवार सुबह 6:20 पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल गए। आर्मी बैंड की धुनों के साथ इस दौरान केदारनाथ में हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। केदारनाथ कपाट खुलने के मौके पर पहले दिन विशेष पूजा अर्चना की गई। बता दें कि सर्द मौसम के बीच मंगलवार सुबह से ही केदारनाथ में कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। गहमा गहमी के बीच धार्मिक परंपराओं का निर्वहन किया गया। वहीं आपको बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की शुभ घड़ी पर धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। केदारनाथ कपाट खुलने के बाद धाम में मौजूद श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आए। सभी ने बाबा केदार से आशीर्वाद मांगा। बता दें कि कपाट खुलने से पहले केदारनाथ धाम को 35 क्विंटल फूलों से सजाया गया। बता दें कि इस साल केदारनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मौसम की दुर्दशा के बीच भी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। केदारनाथ धाम में अभी भी बर्फबारी हो रही है। और ये तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे, अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से कपाट खुलने की ऐतिहासिक क्षण को आपको दिखा रहे हैं। कई क्विंटल फूलों से ये पूरा धाम सजाया गया था। भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे जिन्होंने केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का साक्ष्य वो बने और कहीं ना कहीं हर हर महादेव के गूंज के साथ, जयकारों के साथ श्रद्धालु वहां पहुंचे। सुबह 6:20 पर केदारनाथ धाम के कपाट खुले और ये तस्वीरें साक्ष्य है कि किस तरह से धार्मिक तौर पर, पारंपरिक तौर पर केदारनाथ धाम की महत्व है। और ऐसे में कपाट खुलने के बाद भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे। हर हर महादेव के जयकारों के साथ केदारनाथ धाम गूंज उठा। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट खुलने मौके पर पहली बार सरकार की ओर से तीर्थ यात्रा का आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत में हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई, जिससे श्रद्धालु रोमांचित हो उठे और बाबा केदारनाथ के जयकारे से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी धाम में उपस्थित रहे और बता दें कि 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने पर भी हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए गए थे। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने पर भी तीर्थ यात्रियों पर फूलों की बारिश की जाएगी। वहीं चारधाम यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। मौसम साफ होते ही केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें, ये कहा गया और उसके बाद रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद यात्रियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। बता दें कि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया था कि केदारनाथ और बद्रीनाथ क्षेत्र में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जिसके बाद केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक के लिए रोक दिया गया था। खास बात यह है कि मंगलवार को मौसम साफ होने के बाद रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू हो गया है। जिन यात्रियों को श्रीनगर और ऋषिकेश में रोका गया था, वह अब रजिस्ट्रेशन करवाकर चारधाम की यात्रा के लिए आगे बढ़ रहे हैं।
वहीं सतपाल महाराज ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की, जिस दौरान उन्होंने कहा उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज। उन्होंने बड़ी बात कही। सतपाल महाराज बोले कि चारधाम यात्रा के लिए सरकार की तैयारी पूरी है। गर्म कपड़े लेकर पर्यटक चारधाम यात्रा में जाएं। सीधे तौर पर यह अपील की गई है। यमुनोत्री में अब तक 19,000 लोगों ने दर्शन किए हैं और ये आंकड़ा उन्होंने बताया। गंगोत्री में 16,380 लोगों ने दर्शन किए। और बाबा केदारनाथ का कपाट खुल गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड सरकार में मंत्री सतपाल महाराज जी हैं। महाराज, इस बार किस तरीके की तैयारियां उत्तराखंड सरकार की है खासतौर पे? तैयारियां हमारी पूरी हैं, पर तो हिमपात हो गया है, इसलिए सभी पर्यटकों से आग्रह कर रहे हैं कि वो वुलन्स लेके जाएं, गर्म कपड़े लेके जाएं, क्योंकि काफ़ी वहाँ पहाड़ों में हिमपात हुआ है। इसके साथ साथ यमुनोत्री में अभी हमारे जो हैं 22 तारीख से खुले हैं पट और 19,000 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। गंगोत्री में 16,380 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। आज बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए कपाट खुल गए हैं, तो लोग यात्री वहाँ भारी संख्या में जा रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। महाराज जी, कोरोना की बात करें, लगातार कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए सरकार ने क्या कुछ तैयारी की है, क्या कुछ गाइडलाइंस भी जारी की हैं? हमारी गाइडलाइंस हैं कि जो भी SOPs हैं हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा वो उनका अनुपालन किया जाए और साथ साथ जो है सैनिटाइजेशन किया जाए, मास्क का भी उपयोग किया जाए। यही सबसे आग्रह हमने किया है। महाराज, समान नागरिक संहिता की बात करें, सरकार के एजेंडे में है। धामी सरकार ने पहले भी कहा था कि जल्द से जल्द इसको लागू कराएंगे। आज बैठक भी दिल्ली में चल रही है। कब तक समान नागरिक संहिता पूरी तरीके से उत्तराखंड में लागू हो जाए? जब ये रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद जो है बिल तैयार हो जाएगा बन करके और जल्दी लागू हो जाएगा। बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है हमारे देश में। तो बैठक में कुछ नतीजा निकलेगा, उसके बाद जल्द से जल्द इसको लागू करा दिया जाएगा? लागू करेंगे। उत्तराखंड प्रथम राज्य होगा इसको लागू करने वाला। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड सरकार में मंत्री सतपाल महाराज जी, जिन्होंने तमाम सारे विषयों पर न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी। वही हेलीकॉप्टर के पंखे से कटकर हुई यूकाड़ा के वित्त नियंत्रक अमित सैनी की मौत के बाद उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चेता है। यूकाड़ा ने हेलीकॉप्टर में उतरने और चढ़ने के दौरान यात्रियों की सुरक्षा के लिए कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं। यूकाड़ा की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार हेलीपैड पर बोर्डिंग से पहले हेली कंपनियों की ओर से यात्रियों को सुरक्षा संबंधित जानकारी दी जाएगी। हेलीकॉप्टर में चढ़ते और उतरते समय सुरक्षा के लिए हेली ऑपरेटर कंपनियां मार्शलिंग और ग्राउंड स्टाफ की तैनात करेंगी। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर में यात्री सुरक्षा ब्रीफिंग कार्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रियों को सीट बेल्ट बांधने और खोलने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी देनी होगी। हेलीकॉप्टर में एयर सिकनेस बैग होने के साथ ही यात्रियों को प्रयोग करने के बारे में भी बताना होगा। आपात स्थिति में यात्रियों को निकासी प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। हेलीकॉप्टर में खुली वस्तुएं ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा, जो हवा में उड़ सकते हैं। इस बारे में भी जानकारी दी गई है कि ऑपरेटरों के माध्यम से यात्रियों को जानकारी इस पर दी जाएगी। तो मुख्यतः हेलीकॉप्टर की सर्विसेज जो होती है उसमें एक रिस्क रहता है और उस रिस्क को देखते हुए हम लोगों को कुछ प्रिकॉशन लेने चाहिए और उसी तरह से कुछ प्रिकॉशन हम लोगों को यात्रियों को भी लेनी चाहिए। लेकिन इसके संदर्भ में एक सुव्यवस्थित तरीके से उनको जानकारी देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम लोग एक बार रेगुलर विमान में जैसे हम लोग बैठते हैं तो वहाँ पर जैसे अनाउंसमेंट्स होते हैं, आपके पास ब्रोशर्स रहता है, तो आपको एक अंदाज़ा रहता है कि आपकी सुरक्षा से दृष्टि से आपने क्या क्या एहतियातन बरतना चाहिए। हेलीकॉप्टर की सेवाओं के संदर्भ में भी इस तरीके के गाइडलाइन है और वो ब्रोशर्स उस तरीके के हर हेलीकॉप्टर में होना आवश्यक है। तो इस संदर्भ में ये जो व्यवस्थाएं बनाई गई है वो DGCA बनाता है उसमें, और बहुत स्पष्ट रूप से उसके संदर्भ में गाइडलाइन है। उसका इम्प्लीमेंटेशन कराना बहुत महत्वपूर्ण है और उसी के चलते हम लोगों ने उन्हीं गाइडलाइंस को पुनः एक बार सभी कंपनियों को अवगत कराया हुआ है और इस पर अगर कोई उनकी तरफ से कोई अगर इसका उल्लंघन होता है तो बहुत सख्ती से उस पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही में सिविल एविएशन डिपार्टमेंट से भी हर एक हेलीपैड पर हम लोगों ने आउटसोर्स से कुछ हमारे वहाँ पर ये लगा रखे हुए हैं, कर्मी लगाए हुए, और उन्होंने अपने अपनी जगह पर वो लोग उसका भी निरंतर मॉनिटरिंग करते रहे।
वहीं उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में आ रहे 55 साल से अधिक आयु के श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग को अनिवार्य किया गया है। साथ ही यमुनोत्री और केदारनाथ धाम में हेल्थ पोस्ट बढ़ाई जा रही हैं। चार धाम में 50 स्क्रीनिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं और इसके अलावा पुरानी मेडिकल हिस्ट्री और बीमार यात्रियों को भी स्क्रीनिंग कराने के लिए कहा गया है, जिसके बाद ही यात्रा में आगे भेजा जा रहा है। बता दें कि इस साल चारधाम यात्रा की शुरुआत में ही यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की चुनौतियां और भी अधिक बढ़ गई हैं। ऐसे में केदारनाथ और यमुनोत्री मार्ग पर मेडिकल रिलीफ पोस्ट भी बढ़ाई जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पहली बार यात्रा रूटों पर हेल्थ एटीएम भी लगाए गए हैं, जिनके द्वारा 70 से अधिक टेस्ट भी यात्री कर सकते हैं। वहीं यात्रा रूटों पर करीब 200 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती भी की गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक एसओपी भी जारी किया गया है, जिसमें कि यात्रियों को यात्रा में आने से पहले किस तरह की सावधानियां रखनी है, किस बारे में सावधान रहना है, इसके बारे में बताया गया है। यात्रा मार्ग में सबसे पहले तो यात्रियों की सुविधा के लिए जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेके पीएचसी सीएचसी है, इन सभी में हम लोगों ने लगभग 50 हेल्थ एटीएम्स हमने इंस्टॉल किए हैं, जो हमें सीएसआर के अंतर्गत मिला था। तो इसमें लगभग 70 से ज़्यादा टेस्ट हो सकते हैं। इसके अलावा जो यात्रा मार्ग है, जो ट्रैक रूट है, खासकर हमारा केदारनाथ जी वाला ट्रैक रूट, यमुनोत्री जी वाला ट्रैक रूट, तो यहाँ पे हमने पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग डिवाइसेस इंस्टॉल किए हैं। ये मोबाइल हैंड इन द लैब इन द बैक डिवाइसेस हैं, जो लगभग 28 टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे टेम्परेचर, बीपी, पल्स, ईसीजी इत्यादि। और हमने लगभग 7 लोकेशन में लगभग 50 स्क्रीनिंग पॉइंट्स भी इस्टेब्लिश किए हैं, जहाँ पे हम लोग यात्रियों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। और इस बार हमने ये अनिवार्य किया है कि जो 55 साल से ऊपर जो यात्री हैं, उनकी हम अनिवार्य तौर पे स्क्रीनिंग करेंगे। और जिनका कोई पुराना मेडिकल हिस्ट्री जो अपना डिक्लेयर करते हैं, उनकी भी हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे। और जो थोड़े बीमार भी दिख रहे हैं, फिजिकल अपीयरेंस उनका, उसके आधार पर उनका भी हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे। इसके लिए हमने एक पेज का सिंपल फॉर्म बनाया हुआ है, जिसमें यात्री आसानी से अपनी हेल्थ। वहीं कालाडूंगी में नशा मुक्त उत्तराखंड के समर्थन में आयोजित हुई 2 दिवसीय ओपन कबड्डी प्रतियोगिता का समापन हो गया है। कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ 24 अप्रैल को बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोज पाठक ने किया था और इस प्रतियोगिता में कई राज्यों की 16 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच धमोला क्लब और उत्तराखंड अकेडमी हरिद्वार के बीच खेला गया। प्रतियोगिता की विजेता टीम धमोला क्लब रही और उप विजेता टीम उत्तराखंड अकेडमी रही। प्रथम ओपन कबड्डी का आयोजन हमारे द्वारा यहाँ कराया गया, जो डे नाइट चला, जिसमें अपने उत्तराखंड के अलावा अन्य प्रदेश की दिल्ली, हरियाणा, पानीपत और मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ की टीमों ने प्रतिभाग किया, जो 2 दिन चला, कल नाइट और आज डे। आज अभी उसका फाइनल मैच हुआ, जो कि फाइनल मैच धमोला क्लब और हरिद्वार टीम के बीच हुआ। और संघर्ष वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में जिस तरह से ये दिन और रात वाला कबड्डी की ओपन प्रतियोगिता यहाँ पर हुई, इस टूर्नामेंट का आनंद मुझे लगता है सब ने लिया। बहुत पवित्र भाव से खेले जाने वाला ये खेल, जो पुरानी परंपराओं में भारतीय खेल, जिससे शरीर का सौष्ठव, शरीर का मन, बुद्धि, चित्त सब स्वस्थता की ओर बढ़ता है। जितने भी प्रतिभा करने वाली टीम थी, उनको कहीं न कहीं सांत्वना पुरस्कार से और प्रथम पुरस्कार और द्वितीय पुरस्कार से श्रेष्ठ पुरस्कारों के माध्यम से हमारे कालाढूंगी क्षेत्र के लोगों ने नवाजा। वहीं पौड़ी में वकील बीना टमटा का शव मंगलवार को उनके ही घर में मिला। पुलिस को सूचना मिली कि वकील बीना टमटा अपने घर का दरवाजा नहीं खोल रही हैं। जब पुलिस टीम उनके घर पहुंची तो बीना अपने घर की फर्श में मृत पाई गई। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है बीना का पैर फिसलने से उनका सिर जमीन में लगा होगा, जिससे कि उनकी मौत हो गई। वहीं बीना के परिजनों को उनकी मौत की सूचना दे दी गई। सूचना प्राप्त हुई थी, ये विकास मार्ग पे एक महिला है, वो बताते हैं पहले जज भी रही, मतलब तो उसका नाम वीना टमटा है। तो वो अपने रूम पर रहती, शायद 1-2 दिन पहले की डेथ तो होगी उसकी।
तो जब वहाँ मौके पे हम लोग गए थे देखा तो वो मतलब फर्श पे ना नीचे मतलब गिर रखी थी वहाँ पर। तो ऐसे लगता है कि जैसे शायद उसका थोड़ा माइंड डिस्टर्ब भी था, शायद गिरी होगी और तब गिरने से उसकी डेथ हो गई। साथ में कोई उसका रहता नहीं है वहाँ घर पे, तो उसके फैमिली वालों को अभी मतलब मैसेज कर रहे हैं। अभी फिलहाल तो उसको मतलब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, पंचायतनामे की होगी, फिर उसके बाद उसका फिर पोस्टमार्टम करा जाएगा। वहीं आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा खेलते हुए 5 कॉलेज के छात्रों को देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 70 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब भी बरामद की गई है। सोमवार देर रात मुखबिर की सूचना पर थाना कैंट पुलिस ने पंडित वाड़ी क्षेत्र के सिधावना कुंज के पास एक मकान पर छापेमारी की थी। छापे में वहां पर कॉलेज के छात्रों के द्वारा आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा लगाया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 छात्रों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे में प्रयुक्त होने वाले मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड और 23,000 रुपए नकद भी बरामद किए हैं। एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि फिलहाल 5 छात्रों से पूछताछ की जा रही है। उनके द्वारा सप्लाई की जा रही शराब को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। कल हमारे को सूचना मिली थी कि जो कोतवाली कैंट क्षेत्र में एक कॉलोनी में कुछ लोग जो है आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा लगवाते हैं। इस सूचना पे हमारे जो सीओ ऑप्स के नेतृत्व में कोतवाली कैंट की और एसओजी की टीम द्वारा जो है वहां पर रेड की गई। तो उनके पास वहां पर हमें 5 अभियुक्त मिले जिनके द्वारा जो है ऑनलाइन आईपीएल में सट्टा लगवाया जा रहा था, जिनके पास से लगभग 7 मोबाइल और 14 एटीएम रजिस्टर और साथ ही 23,000 रुपये कैश मिला। इसके अतिरिक्त जो बैंकों में जो ट्रांजैक्शन की जा रही थी उसके संबंध में हम लोग विवेचना कर रहे हैं। तो इसी के साथ फिलहाल देवभूमि दिन भर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया।